हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं आपके बीपीएससी 143 यानी कि भारत में राज्य राजनीति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके दिसंबर 2024 की परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जिन प्रश्नों की उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ये मेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 है और इसके अंदर जिन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स बताऊंगी वो सारे के सारे आंसर्स हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो सेम वीडियो आपको इंग्लिश में भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से जाकर है आप लोग अपने इंग्लिश में वीडियोस को देख सकते हैं। सो अभी यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है कि जो कांग्रेस प्रणाली है उसके पतन के बारे में आपको बताना है। आप सभी को पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से ही जो कांग्रेस पार्टी है उसका बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस हमें देखने के लिए मिलता है भारत की राजनीति में। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वह धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। इसके समाप्त होने के पीछे के जो भी कारण हैं उन सभी कारणों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कांग्रेस सिस्टम वह अवधि थी जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि कांग्रेस सिस्टम हम कहते किसको हैं। तो वो समय जब जो कांग्रेस पार्टी है वह क्या थी, एक प्रमुख पार्टी थी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है बच्चों वो ये उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी में इतनी पावर थी तो क्या रीज़न थे कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका डिक्लाइन हुआ। तो उसके पीछे जो सबसे पहला कारण है वह क्या है कि कांग्रेस के अंदर हमें आंतरिक विवाद देखने के लिए मिलता है। जब से जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से कांग्रेस के अंदर जो है आंतरिक संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। आपस में जो नेता थे वो भिड़ने लगे थे और कोई भी जो है एक मजबूत नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी का नहीं हो पा रहा था। देन दूसरा कारण था क्षेत्रीय पार्टियां। तो हम क्या देखते हैं कि उस टाइम पर जो कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी सामने आ रही थी, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी जो थी वो केंद्र में थी और हर एक रीजन का, अगर मान लो कोई ऐसे सुदूर क्षेत्र होते हैं वहाँ का जो है मैनेजमेंट जो है कांग्रेस पार्टी अच्छे प्रकार से नहीं कर पाती थी। इस वजह से जो लोकल इश्यूज थे उनको सॉल्व करना मुश्किल था। तो कई सारी जो है राजनीतिक पार्टियां उभर कर सामने आई। तो समय के साथ विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वे मजबूत होने लगी थी और ये पार्टियां कांग्रेस के से अधिक स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने लगी थी, जिससे कांग्रेस का देश भर में जो प्रभाव है वह बढ़ गया था। फिर आर्थिक समस्याओं का समाधान ना होना। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर क्या था कि बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि खाने की कमी थी, गरीबी थी हमारे देश में और हमारे देश में महंगाई बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो है अब कांग्रेस पार्टी के बस में नहीं रहा था। एक तो पहली चीज़, जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे वो सारे चले गए। अब जनता में भी एक प्रकार का जो है समर्थन जो है जनता से भी वह घटने लगा कांग्रेस का। और नए नए नेताओं का उदय हमने देखा कि कई सारे जो नए नए नेता हैं उनका भी उदय होने लगा था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी का उदय हुआ, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी तो यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो यहाँ से जो है आपातकाल के बाद से कांग्रेस पार्टी ने जो है अपना समर्थन खो दिया। फिर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी है, तो कांग्रेस में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो जनता ने जो है अपना विश्वास इस पार्टी के ऊपर खो दिया और पार्टी के पीछे जो मतलब जाने के या पार्टी का जो प्रभुत्व है उसके समाप्त होने में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी, ये सारे कारण भी महत्वपूर्ण हैं। और क्योंकि नई नई विपक्षी पार्टियां भी आ रही थी, जैसे कि जनता पार्टी आ रही थी, ये सब भी लोकप्रिय हो रहे थे। आपातकाल के बाद खासकर कांग्रेस की हमारे देश में बुराई होने लगी, तो दूसरी पार्टी जो है उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और नई नई विपक्षी पार्टियां आ गईं। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है उसका डिक्लाइन हुआ। उसका जो मतलब जितना भी उसका इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया और पार्टी का पतन हुआ। तो संक्षेप में कांग्रेस सिस्टम के गिरने के कारण आप यहाँ पे बता देंगे। फिर आपको बताना है कि पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
तो बच्चों पूर्वोत्तर भारत जिनमें हमारी 7 सिस्टर्स वाली जो आपके स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका नागालैंड, मिज़ोरम, असम, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये आते हैं। तो आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि पुराने टाइम में इन स्टेट्स के बारे में बच्चों को इतना नहीं पढ़ाया जाता था, और इनकी हिस्ट्री, इनका कल्चर, ये सब हमें एनसीईआरटीज़ में देखने के लिए नहीं मिलता था। चाहे आपको मुग़लों का मिलेगा, मराठाओं का मिल जाएगा, साउथ इंडिया के भी मिल जाएंगे, बट नॉर्थ ईस्टर्न का जो कल्चर है, नॉर्थ ईस्टर्न के जो साम्राज्य हैं, उन सब के बारे में इंडिया में सीबीएसई में, मतलब एनसीईआरटीज़ वगैरह में मैंने देखा कि वो नहीं पढ़ाया जाता था। तो और सरकार इन एरियाज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोर भी करती थी। तो अब यहाँ पर जो है फ़िलहाल अगर आप अभी की स्थिति देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम में कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जातिवाद और इन सब की वजह से झगड़े हो रहे हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि उत्तर भारत में जो जाति समूह हैं वो कई सारे हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स हैं और वहाँ पर आदिवासी समुदाय हैं। तो असम में, नागालैंड, मिज़ोरम, हर एक जगह पे हमें अलग अलग जाति समुदाय देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो समुदाय हैं इनकी अपनी भाषा है, संस्कृति है, जीवन शैली है। तो उत्तर पूर्व भारत के कई जातीय समुदाय अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए अधिक स्वायत्ता या अलग राज्य की भी मांग करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि मतलब हमारा जो भी कल्चर है वो प्रिजर्व होना चाहिए, और उसके लिए ये लोग स्वायत्ता की मांग करते हैं। और कई सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पार्टियां क्या करती हैं कि अक्सर क्या करती हैं ये, कि अपनी जो उनकी जनता होती है, उनकी जनता के अधिकारों के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो है फाइट करती हैं, अधिकारों की ये लोग मांग करती हैं। और हमें जातीय संघर्ष देखने के लिए मिलता है, खासकर संसाधन के पीछे जो है झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ जाति समूह जो है अपने अधिकारों की मांग करने के लिए हिंसा करते हैं, विरोध करते हैं, गुरिल्ला आंदोलन वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। कि नागालैंड और मणिपुर जैसे जो है वहाँ पे जाति जो समूह हैं, उनकी जो मेन मांग रहती है वो ये रहती है कि वो सरकार से स्वतंत्रता और अधिक स्वायत्ता की मांग करते हैं, सशस्त्र आंदोलन वो लोग करते हैं। तो इस क्षेत्र में जातीय राजनीति का एक बड़ा हिस्सा प्रत्येक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को बचाने और बढ़ावा देने की इच्छा से जुड़ा हुआ है। भाषा और परंपराएं, सांस्कृतिक प्रथाएं राजनीतिक आंदोलन के केंद्र में होती हैं। तो उनकी जो भाषा है, संस्कृति है, वो उसको भी प्रिजर्व करने के लिए आंदोलन करते हैं। और ये जो है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सुनिश्चित करना चाहते हैं बच्चों, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इनकी जो धरोहर है उसकी रक्षा हो। ठीक है, फिर केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहती है? तो यहाँ पर जब केंद्र सरकार देखती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं, तो शांति समझौते करवा देती है सरकार, और कुछ राज्यों को विशेष स्थिति दे देती है। तो इन उपायों से ने हमेशा समस्याओं का पूरी तरह से समाधान तो नहीं किया, संघर्ष अभी भी जारी है, और आप उसको एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, न्यूज़ में आता रहता है। फिर आपको बताना है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो स्वायत्ता की जो मांग है वो क्यों करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ना दूसरा क्वेश्चन कर दिया है। ये क्वेश्चन ये नहीं था, ये क्वेश्चन था स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पेस्ट हो गया है मेरे से, ये दूसरी पीडीएफ में से आ गया है, मुझे जो इसकी सेकंड क्लास बनानी थी उसमें ये क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन के विकास से जुड़ा हुआ है, तो जिसके माध्यम से स्थानीय समुदायों को अपने मामलों को प्रतिबंधित करने और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन की प्रकृति के बारे में या इंडिया में इतिहास के बारे में, जो भी है उसके विकास के बारे में क्वेश्चन है। तो आपको प्राचीन काल से लेकर अभी तक का वर्णन करना है। तो जब आप प्राचीन काल की बात करोगे तो आप बताओगे कि प्राचीन भारत में जो पंचायतें हैं हमें गांवों में आमतौर पर वो देखने के लिए मिलती हैं। वहाँ पर जो भी सम्मानित बुजुर्ग होते थे पंचायत में, उनका समूह होता था, और वो विभिन्न प्रकार के विवादों का, संसाधनों के प्रबंधन का, ये सारे काम करते थे, समुदाय की भलाई के लिए भी काम किया करते थे। और मध्यकाल के अंदर भी स्थानीय स्वशासन था, लेकिन शासकों के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता था। जैसे कि मुगल टाइम पर कुछ और होगा, सल्तनत पीरियड पे कुछ और होगा।
तो जबकि राजाओं और उनके प्रतिनिधियों के पास बड़े क्षेत्रों का नियंत्रण था, स्थानीय गांवों और शहरों में अपना प्रशासनिक तंत्र था। तो हमें प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत दोनों में देखने के लिए मिलता है प्रशासनिक तंत्र, स्थानीय शासन। ठीक है, फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की आपको बात करनी है, तो आप बताएंगे कि जो ब्रिटिश शासन है उसके तहत भारत में कैसी प्रणाली थी बच्चों? केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। तो स्थानीय स्वशासन को कम करके रखा गया और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शीर्ष स्तर पर निर्णय लिए जाते थे, यानी कि शीर्ष पर तो ब्रिटिशर्स ही रहा करते थे। 19वीं सदी में ब्रिटिशों ने शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ स्थानीय निकायों की शुरुआत की, जैसे कि नगर पालिकाएं, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सेवाओं का प्रबंधन करती थी। तो जो नगर पालिकाएं थी वो क्या करती थी? स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सारी जो सेवाएं हैं इनका प्रबंधन किया करती थी। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट है आपका 1861 का। तो इस अधिनियम ने कुछ स्थानीय परिषदों के गठन की अनुमति दी। हालांकि इनकी शक्तियां सीमित थी और महत्वपूर्ण निर्णयों पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। तो कुछ एक्ट्स वगैरह, सुधार वगैरह ये लोग करते थे, लेकिन जो अल्टीमेट पावर होती थी वो ब्रिटिशर्स के हाथों में ही रहती थी। फिर स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो संविधान में, भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय शासन पर जोर नहीं दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जोर नहीं दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था जो है 1950 के दशक में भारत ने पंचायती राज प्रणाली को लागू किया, जिसका उद्देश्य था गांवों के अंदर जो स्थानीय निकाय हैं उनको ज़्यादा शक्तियां प्रदान करना, यानी कि गांवों को ज़्यादा शक्तियां प्रदान करना, ताकि जो गांव हैं वो अपने स्थानीय मुद्दों पर खुद ब खुद ही निर्णय ले सकें। तो यह प्रणाली लोकतंत्र को आधार स्तर पर बढ़ावा देने का एक तरीका थी। फिर 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है। तो ये संशोधन भारतीय स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण थे। 73वां संशोधन जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के लिए संवैधानिक आधार उसने प्रदान किया। तो 73वां संशोधन गांवों के स्वशासन से जुड़ा हुआ था, और जबकि 74वां संशोधन जो है बच्चों वो शहरों के स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ था। इसके बाद आपको वर्तमान काल के बारे में बताना है। तो आज भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के स्वशासन निकाय हमें देखने के लिए मिलते हैं। जो पंचायतें हैं गांव में, हमें उनके 3 लेवल, गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर हमें देखने के लिए मिलता है। और आपकी नगर पालिकाएं हैं, तो ये नगरों और शहरों को नियंत्रित करती हैं और इनका ध्यान शहरी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर होता है। स्थानीय स्वशासन निकायों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय बुनियादी ढांचे और कल्याण कार्यक्रमों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियां भी रहती हैं। फिर इनकी नीतियों और सुधार के बारे में आप बताएंगे। तो स्थानीय स्वशासन विकास के बावजूद इसमें कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना जो इसे करना पड़ता है। वो क्या प्रॉब्लम है? पहली कि इनके पास वित्तीय संसाधन कम है, राजनीतिक हस्तक्षेप और कार्यक्रमों का खराब कार्यान्वयन। तो पहली चीज़ कि पैसे की बच्चों कमी है, लैक ऑफ मनी है। दूसरी चीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इनके कामों में हस्तक्षेप करती हैं, और जो कार्यक्रम लगाते हैं, चलाते हैं नए नए कार्यक्रम, उनका कार्यान्वयन सही से नहीं हो पाता। तो स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए निरंतर सुधारों की आवश्यकता है, ताकि अधिक शक्तियाँ स्थानीय निकायों को दी जा सके। उसके बाद आप लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास प्राचीन काल की अनौपचारिक प्रणालियों से लेकर आज की औपचारिक संरचनाओं तक हुआ है। तो हमने यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर आज तक पूरा डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद ये कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं वो भी हमें बतानी है। तो समय के साथ यह समझ बढ़ी है कि स्थानीय समुदायों को अपने मामलों को स्वशासन देने की आवश्यकता है, खासकर पंचायती राज प्रणाली और शहरी शासन के माध्यम से। तो इन विकासों ने लोकतंत्र को लागू लोगों तक पहुंचाया है, जिससे आधार स्तर पर बेहतर भागीदारी और निर्णय निर्माण सुनिश्चित हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट hindusthanknowledge.com से अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से आप लोगों को PDF के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे, लाइव क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो है कुछ भी न्यू वीडियो आएगा या कुछ भी न्यू अपडेट्स आएंगे उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड करवाऊंगी। तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और PDF के लिए वेबसाइट पे चले जाना, गूगल पे सर्च करना hindustanKnowledge.com, तो आपको PDF भी मिल जाएंगे।
अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर इग्नू के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट्स के लिए भी हम लोग आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जिसका नंबर वगैरह उसके वीडियो के नीचे ही हम लोग दे देते हैं।